हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिनसे हम इमरजेंसी सिचुएशंस से हमारी सरकार जो है वो क्या कर सकती है, उनको नॉर्मल कंडीशंस में लेके आ सकती है। ठीक है, तो इनको हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी क्या होती है। ठीक है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ गवर्नेंस दैट कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सर्टेन क्राइसिस सिचुएशन। देखिए, जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं दे आर प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जी के द्वारा इमरजेंसी लगाई जाती है। कब लगाई जाती है? जब इंडिया के अंदर क्राइसिस वाली सिचुएशंस आ जाती है ना। कोई भी संकट आ जाता है, कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, तो उस केस में इमरजेंसी की उद्घोषणा राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अगर हम प्रोविजंस की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से पार्ट या आर्टिकल दिए हैं, तो पार्ट यहाँ पे 18 है और आर्टिकल जो है 352 से लेके 360 है। ठीक है, द रैशनैलिटी बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन इज टू सेफगार्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इमरजेंसी लगाने के पीछे जो मेन उद्देश्य है वो ये है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी है ना, सिक्योरिटी ये बनी रहे, इस पे कोई खतरा ना आए। ठीक है, अब हमारे देश में क्या है, तीन तरह की इमरजेंसी लगाई जाती है। पहली इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी, सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसको राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, और तीसरी है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना। तो ये तीनों इमरजेंसी कौन कौन सी होती है, किन सिचुएशंस में लगाई जाती है, इनको हम आगे समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इमरजेंसी। अब देखिए, नेशनल इमरजेंसी किस केसेस में लगाई जाएगी, किन सिचुएशंस में लगाई जाएंगी। तो अगर वॉर की सिचुएशन है, एक्सटर्नल एग्रेशन है या आर्म्ड रेबेलियन है ना, तो इन तीनों के बेस पे जो राष्ट्रपति जी हैं हमारे वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। किसी दूसरे देश के साथ युद्ध है, किसी दूसरे देश के साथ हमारा एक्सटर्नल एग्रेशन है, या कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, है ना, सिचुएशन कुछ ऐसी है, तो वहां पे राष्ट्रपति जी नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन अंडर आर्टिकल 352, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया or part of it is threatened by war, external aggression और armed rebellion। ठीक है, भारत या भारत का कोई भी पार्ट अगर खतरे में है, इंडिया की सिक्योरिटी खतरे में है, किसकी वजह से? वॉर की वजह से, एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से या आर्म्ड रेबेलियन की वजह से, तो वहां पे राष्ट्रपति जी जो है पूरे देश में या भारत के कुछ हिस्सों में इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, when a national emergency is declared on the basis of war or external aggression, it is called external emergency। अगर इमरजेंसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से लगाई जा रही है, तो एक्सटर्नल फैक्टर हमारे दो हो गए, किसी देश के साथ हमारा युद्ध हो जाए या किसी देश के साथ हमारी टेंशन चल रही है, एक्सटर्नल एग्रेशन चल रहा है, तो उस केस में राष्ट्रपति जी इमरजेंसी लगा सकते हैं। और क्योंकि ये दोनों एक्सटर्नल फैक्टर हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है एक्सटर्नल इमरजेंसी। ठीक है, now when it is declared on the grounds of armed rebellion के बेस पे अगर इमरजेंसी लगाई जाती है तो वो क्या होता है, उसको इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में इंटरनली कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से राष्ट्रपति जी को इमरजेंसी लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, the term armed rebellion is inserted from the 44th amendment। 44th अमेंडमेंट में ये जो टर्म है आर्म्ड रेबेलियन, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले जो इसकी जगह जो शब्द यूज हो रहे थे, जो टर्म यूज हो रही थी, वो यूज हो रही थी इंटरनल डिस्टर्बेंस, है ना। तो इसका आर्म्ड रेबेलियन का मतलब ही क्या है, इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो अगर एक्सटर्नल फैक्टर है तो एक्सटर्नल इमरजेंसी, और अगर इंटरनल फैक्टर्स हैं तो इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, नाउ पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना जरूरी है। किसके लिए? इमरजेंसी लगाने के लिए। राष्ट्रपति जी ने इमरजेंसी लगा दी, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल क्या है? अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विदिन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। ठीक है, तो इसमें कहा गया है जब भी इमरजेंसी लग जाए तो दोनों हाउसेस से, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं, लोकसभा राज्यसभा, वहां से अप्रूवल लेना जरूरी है। कितने टाइम में?
1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू, जिस टाइम पे इमरजेंसी लगाई गई उससे आगे के 30 दिनों के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूव कराना जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर ये कहा है कि इमरजेंसी जब लगाई गई तब लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो रखी है, तो लोकसभा से तो पास नहीं हो पाएगी, तो उस केस में ये कहा गया है then the proclamation survives until 30 days from the first sitting of Lok Sabha after its reconstitution provided the Rajya Sabha has in the meantime approved it। ठीक है, तो उस केस में क्या करें, राज्यसभा से अप्रूव करा ले गवर्नमेंट, और जब भी नई लोकसभा बने तो नई लोकसभा बनने के 30 दिनों में लोकसभा से भी अप्रूवल करा लिया जाए। ठीक है, If approved by both the houses, emergency continues for 6 months, 6 महीने के लिए लगाई जा सकती है, and can be extended to an indefinite period with an approval of parliament for every 6 months। तो नेशनल इमरजेंसी 6 महीने के लिए लगाई जाती है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि 6 महीने में सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई है, आगे इमरजेंसी की और रिक्वायरमेंट है, तो 6 महीने के लिए इमरजेंसी बढ़ाई जा सकती है, और 6-6 महीने करके इंडेफिनिट पीरियड के लिए इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया, अब उसको रिवोक करना है, मतलब इमरजेंसी को हटाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, कभी भी हटा सकते हैं, बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, सच अ प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। राष्ट्रपति जी इमरजेंसी जब भी हटाएंगे तो उसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। दूसरा मेथड क्या है, इमरजेंसी मस्ट बी रिवोक्ड इफ द लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन बाय अ सिंपल मेजॉरिटी डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन। लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित हो जाए कि इमरजेंसी की अब आवश्यकता नहीं है, तो लोकसभा से अगर प्रस्ताव पारित हो गया सिंपल मेजॉरिटी से, तो भी इमरजेंसी को हटाया जा सकता है। ठीक है, नाउ नेशनल इमरजेंसी के क्या इफेक्ट होंगे, तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला इफेक्ट ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में उनके रिलेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। व्हाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन फोर्स, द नॉर्मल फैब्रिक ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशंस अंडरगोज अ बेसिक चेंज। क्या चेंज आएगा, पहला एग्जीक्यूटिव, सेंटर बिकम्स एंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू अ स्टेट ऑन एनी मैटर। किसी भी मैटर पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे सकती है। The parliament became empowered to make laws on any subject mentioned in the state list. President can issue ordinance on state subjects also if the parliament is not in session। सीधा सा मतलब यह है कि जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि उन पे कानून बनाने का अधिकार किसका है, राज्य सरकार का है, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगी है तो राष्ट्रपति जी या हमारा जो पूरा लेजिस्लेचर पार्ट है पार्लियामेंट का, वो स्टेट लिस्ट में भी क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। फाइनेंशियल की बात करें, प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। इमरजेंसी के टाइम में जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। लोकसभा और विधानसभा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए जब भी इमरजेंसी लगी हुई है, द लाइफ ऑफ द लोकसभा में बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द नॉर्मल टर्म फॉर 1 ईयर। लोकसभा डिसॉल्व होने वाली है लेकिन देश में इमरजेंसी लग गई, तो उस केस में इलेक्शन ना करवा के लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। दूसरा क्या है, सिमिलरली द पार्लियामेंट में एक्सटेंड द नॉर्मल टेन्योर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली बाय 1 ईयर, है ना, 1 साल के लिए विधानसभा का कार्यकाल भी इंक्रीज किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको समझ लेते हैं। आर्टिकल 358 एंड 359 डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द फंडामेंटल राइट्स। ये 2 आर्टिकल हैं जो हमें ये बताते हैं कि अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है तो भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या हार्मफुल इफेक्ट होंगे या क्या इफेक्ट होंगे, इसको समझ लेते हैं, है ना। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, जो फंडामेंटल राइट्स हमें आर्टिकल 19 में दिए गए हैं उनका क्या हो जाएगा, उनका सस्पेंशन हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358 व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेड, the 6 fundamental rights under article 19 are automatically suspended। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े, 6 फंडामेंटल राइट है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, वो सस्पेंड हो जाएंगे।
आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली रिवाइव्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द इमरजेंसी। और दूसरा ये बताया गया है कि जैसे ही इमरजेंसी हटेगी वैसे ही ये फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 19 में मेंशन किए गए हैं वो हमें फिर से मिलने लगेंगे। ठीक है, फिर 44th अमेंडमेंट हुआ तो उसमें यह कहा गया कि आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं वो तभी सस्पेंड होंगे जब इमरजेंसी जो है वो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से लगेगी। इंटरनल अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक है, नाउ सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। Under Article 359, the President is authorized to suspend the right to move any court for the enforcement of the fundamental right during a national emergency. National emergency में अगर हमारे fundamental rights suspend होते हैं तो उसके violation के against हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाएंगे अगर राष्ट्रपति जी ऑथराइज कर देते हैं, अगर राष्ट्रपति जी सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, रेमेडियल मेजर्स आर सस्पेंडेड एंड नॉट द फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है कब कब हुई है, एक हुई है 1962 में जब चाइनीज एग्रेशन, चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ, फिर 1971 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुई और 75 में इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। तो चाइना और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ ये एक्सटर्नल इमरजेंसी थी और जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई वो इंटरनल इमरजेंसी थी। ठीक है, नाउ प्रेसिडेंट रूल, सेकंड तरह की इमरजेंसी है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ये क्या है इसको समझ लेते हैं। आर्टिकल 355 impose a duty on the center to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provision of the constitution। आर्टिकल 355 क्या कहता है इसको समझ लेते हैं। आर्टिकल 355 ये कहता है कि सेंटर ये इंश्योर करे कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं। ठीक है, मतलब राज्य सरकारें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए काम कर रही हैं, ये सेंटर इस बात की मॉनिटरिंग कर सकता है। It is this duty in the performance of which the center takes over the government of a state under Article 356 in case of failure of constitutional machinery in a state। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि किसी राज्य में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो गई है, इसका मतलब राज्य सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर जाके काम कर रही है, तो उस राज्य के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, राष्ट्रपति शासन कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा सकती है ना। द प्रेसिडेंट क्या ग्राउंड्स हैं, द प्रेसिडेंट रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 356 अगर प्रेसिडेंट इस बात से सेटिस्फाई हो जाए दैट अ सिचुएशन हैज अरिजन इन व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सा है, अगर राष्ट्रपति जी को यह लगता है कि कोई राज्य सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, उस राज्य में पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, तो राष्ट्रपति जी वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, अप्रूवल लेने के लिए क्या करेंगे, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर अप्रूवल ले लेना है ना। और अगर वही सेम कंडीशन है, लोकसभा डिसॉल्व हो रखी है तो राज्यसभा से ले लें पहले अप्रूवल, और जब भी नई लोकसभा बनेगी तो विद इन 30 डेज के अंदर वहां से भी अप्रूवल ले लिया जाएगा। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए किसी राज्य के अंदर। द प्रेसिडेंट एक्वायर्ड द फॉलोइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, राष्ट्रपति के साथ पास जो है बहुत सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स या एक्स्ट्रा पावर्स आ जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं, ही कैन टेक अप द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर्स वेस्टेड इन द गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट। वो पूरा का पूरा राज्य जो है राष्ट्रपति के अंडर में आ जाता है। ठीक है, he can declare that the power of the state legislature are to be exercised by the parliament। जो विधानसभा की पावर है, अब उन पावर का इस्तेमाल कौन करेगा, उन पावर का इस्तेमाल पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। सीधा सा मतलब है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो विधानसभा की जो पावर्स हैं वो किसके पास आ जाएंगी, वो पार्लियामेंट के पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करें तो 38 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 मेड द सैटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन इन्वोकिंग आर्टिकल 355 फाइनल एंड कंक्लूसिव
which would not be challenged in any court on any ground. But this provision was subsequently deleted by the 44th Amendment Act of 1978, implying that the satisfaction of the president is not beyond judicial review. देखिए जब 38 अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये कहा कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया है ना, 44वां संशोधन हुआ, 44th अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये कहा गया कि जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, मतलब कोर्ट में उसको चैलेंज एक तरीके से किया जा सकता है। ठीक है। और तीसरे कंडीशन है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 360 में गिवन है। 360 में ये सब बताया गया है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कैसे लगती है। ठीक है, तो आर्टिकल 360 empowers the president to proclaim a financial emergency if he satisfied that the situation has arisen due to which the financial stability or credit of India। देखिए दो चीजें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडिया की खराब हो जाए, है ना, इंडिया का जो क्रेडिट है बाहर इंटरनेशनल मार्केट में मनी को लेके, इकोनॉमी को लेके, वो खत्म हो जाए तो भारत के किसी पार्ट में या पूरे इंडिया में इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, अप्रूवल लेना है 2 मंथ में ले लीजिए, और अगर लोकसभा डिसॉल्व हो रखी है तो लोकसभा दोबारा बनेगी तब उसके 30 डेज में उसका अप्रूवल ले लेना जरूरी है। Once approved by houses of the parliament, the financial emergency continue indefinitely till it is revoked। एक बार अगर अप्रूवल ले लिया जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए लगाई जा सकती है। अब क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं इसके फाइनेंशियल इमरजेंसी के, वो एक बार देख लेते हैं। Extension of the executive authority of the union over the financial matter of the state। जो फाइनेंशियल मैटर हैं राज्यों के वो किसके अंडर में आ जाएंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएंगे। सैलरीज और अलाउंस में रिडक्शन किया जा सकता है ऑफ एनी क्लास पर्सन सर्विंग इन द स्टेट, है ना। रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। जितने भी फाइनेंस बिल या मनी बिल पास हो गए राष्ट्रपति जी के पास गए हैं, राष्ट्रपति जी उनको रिजर्व करके रख सकते हैं कि अभी पास नहीं करेंगे, जब सिचुएशन सही हो जाएगी तब पास करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। राष्ट्रपति जी ये भी डायरेक्शन दे सकते हैं गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी पर्सन जॉब कर रहे हैं सरकारी नौकरी में, सुप्रीम कोर्ट के जज है, हाई कोर्ट के जज है, कि उनकी सैलरी में इस टाइम पे रिडक्शन करना है या नहीं करना है। ठीक है, नाउ इमरजेंसी की अगर हम बात करें, है ना, जो इमरजेंसी प्रोविजन इनका कई बार क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है ना, क्या है, the federal character of the constitution will be destroyed and the union will become all powerful। इस बात को लेके क्रिटिसिज्म बहुत होता है कि इमरजेंसी के टाइम में पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल हो जाता है, सारी पावर राज्यों की किसके पास आ जाती है, पार्लियामेंट के पास आ जाती हैं, तो उससे फेडरल कैरेक्टर जो है, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ना, उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। The power of the state, both the union and the units, will entirely be concentrated in the hands of union executive। वही बात करी मैंने कि पार्लियामेंट के पास सारे अधिकार जो हैं वो इमरजेंसी के टाइम में आ जाते हैं। The president will become a dictator, ये कहा गया है, लेकिन हमारे भारत में जनरली ऐसा होता नहीं, हुआ नहीं है ना, कि राष्ट्रपति जी जो है वो डिक्टेटर की फॉर्म में आ जाएं, लेकिन कहते हैं कि इमरजेंसी लगेगी तो सारे अधिकार राष्ट्रपति जी के पास आ जाते हैं और वो डिक्टेटर हो सकते हैं। The financial autonomy of the state will be nullified। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या ऑटोनॉमी या फाइनेंशियल स्वायत्ता है राज्यों की, है ना, वो खत्म हो जाती है क्योंकि प्रेसिडेंट के पास सारी अथॉरिटी आ जाती है। फंडामेंटल राइट्स विल बिकम मीनिंगलेस। इमरजेंसी के टाइम में फंडामेंटल राइट्स जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। तो इन बातों को लेके इमरजेंसी का टाइम टू टाइम क्रिटिसिज्म होता रहता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।